ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 फिजिक्स का शुरू करते हैं। पूरा रिवाइज करेंगे अब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहले चार्ज से बात शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जैसा कि चैप्टर का टाइटल है आपका, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है, यही हमारे पूरे चैप्टर का इसका सिलेबस है। तो स्टैटिक चार्ज को स्टडी करना है। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विद विच it either attract or repel in the presence of some another field, electromagnetic field। तो जब किसी दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को हम रखते हैं तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो चार्ज की वजह से होता है। तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ चार्ज? तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। किस वजह से आया चार्ज? हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी। तो तीन तरह से चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, फ्रिक्शन की वजह से, कंडक्शन की वजह से और इंडक्शन की वजह से। तो चार्ज हमने एक बार फिर से रिपीट करता हूं इस डेफिनेशन को। क्या बोला हमने? चार्ज क्या है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के बेस पर वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो मटेरियल है, वो क्या करता है, किसी फोर्स को फील करता है। जब हम उसको किसी दूसरी फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करेगा वो किस वजह से है? वो चार्ज की वजह से है। तो क्या है ये? प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। और ये चार्ज कितने टाइप के होंगे? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। किस वजह से प्रोड्यूस होगा उस मटेरियल के ऊपर? वो चार्ज कहां से आएगा? ये या तो फ्रिक्शन की वजह से आएगा, या इंडक्शन की वजह से आएगा, या कंडक्शन की वजह से आएगा। तो फ्रिक्शन की वजह से छोटी क्लासेस में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे ऐसे रब करते थे किसी मटेरियल को, सिल्क को, कोम को, तो उसके ऊपर क्या जाता था? चार्ज आ जाता था। और जब इस चार्ज बॉडी को हम किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते थे, उसके नजदीक लेकर के आते थे, तो वो दूसरी बॉडी जो थी उसके सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता था, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन जो बिहेवियर था अपना वो शो करता था। तो इस तरह से जो चार्ज आया किसी बॉडी के ऊपर उसको बोलते हैं हम चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। और जिसको बॉडी को रब किया, जिसमें फ्रिक्शन किया हमने, उसके ऊपर जो चार्ज आया वो फ्रिक्शन की वजह से आया। लेकिन जब इस चार्ज बॉडी को हम किसी दूसरी बॉडी के नजदीक लेकर के गए तो उसने वो जो अट्रैक्शन का बिहेवियर शो किया, दैट इज ड्यू टू द इंडक्शन। उस बॉडी के सरफेस के ऊपर जो चार्ज आया, चार्ज बॉडी को उसके नजदीक ले जाने पर वो जो चार्ज था वो उसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। वो जो इंडक्शन की वजह से चार्ज आया ये परमानेंट नहीं है। जितनी देर तक चार्ज बॉडी उसके नजदीक रहेगी उतनी देर तक ही वो उसके ऊपर चार्ज रहेगा। जैसे ही चार्ज बॉडी हटेगी वो अपना जो चार्ज था उसका वो डिसअपियर हो जाएगा। कंडक्शन की वजह से जो चार्ज है वो क्या है? जब किसी बैटरी के साथ हम कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टर को, तो बैटरी की वजह से वो जो चार्ज फ्लो किया, दैट इज चार्ज ड्यू टू कंडक्शन। तो ये जो कंडक्टर पर जो चार्ज होता है वो हमेशा उसके सरफेस पर ही रहता है। जैसे कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, तो उसके अंदर भी जो चार्ज आया किसकी वजह से आया? कंडक्शन की वजह से आया। तो सॉरी, कंडक्शन की वजह से। तो तीन तरह से हमने समझ ली बात कि चार्ज कैसे मटेरियल के ऊपर आएगा। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है स्टैट कूलम। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि अगर पहले इसका एडिटिव प्रॉपर्टी देखें तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि एडेड एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब क्या है कि इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता, क्योंकि ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो किसी सिस्टम के ऊपर अगर 2-3 चार्जेस हैं, -4 कूलम, +2 कूलम और -3 कूलम, तो जिसका नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? इसका एल्जेब्रिक एडिशन, -4 + 2 -3 कूलम। कितना आया ये? -4 जैसे एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं हम, -4 -3 -7 + 2
-5 कूलम। तो ये है इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी कि इसको हम सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। इसके बाद बात करें तो ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज की, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, मींस कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो कंजर्वेटिव इन नेचर। तीसरी बात करें तो क्वांटाइजेशन, टोटल चार्ज किसी बॉडी के ऊपर जो होगा वो n टाइम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड स्मॉलेस्ट चार्ज कितना है जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो माइनस, प्रोटॉन की बात करूं तो प्लस। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज की। इसके बाद हम बात करें कि जब किसी चार्ज को हम प्रेजेंट करते हैं प्लस क्यू चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में माइनस क्यू चार्ज, तो जो इसकी फील्ड हम शो करते हैं कि इस चार्ज के जो दायरा है, फील्ड का मतलब क्या है, द रीजन इन विच वी कैन एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जब हम किसी क्वांटिटी की प्रेजेंस फील कर पा रहे हैं जिस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं हम फील्ड। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हीटर आप सेकते हैं सर्दियों में, तो हीटर की गर्मी को कितनी दूर से आप उसको फील कर पा रहे हैं, दैट इज द फील्ड ऑफ दैट हीटर। तो जैसे 1 मीटर के दायरे में आप उसकी हीट को आप फील कर पा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि 1 मीटर तक इसका फील्ड है। और वहां हीटर लगा है और वहां बैठे हैं आप दूसरे कोने पर चेयर लगा करके, तो वहां उसकी कोई प्रेजेंस आप फील नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, वहां तक जो रेंज है उसकी, उसमें वो नहीं आता है, उसकी रेंज में वो डिस्टेंस नहीं आता है। तो वैसे अगर मुझे किसी चार्ज की फील्ड कितनी है, उसके सराउंडिंग में उसके इन्फ्लुएंस को हम कितनी डिस्टेंस तक फील कर पाते हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड इट्स फील्ड। तो प्लस चार्ज की फील्ड शो करने के लिए अपनी नोटबुक में या बुक्स में हम क्या कन्वेंशन लेके चलते हैं कि रेडियली आउटवर्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं ये बताने के लिए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस है ये। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है, मतलब इसके सराउंडिंग में हम इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज की रेडियली इनवर्ड होंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आइसोलेटेड सिस्टम है तो हम ये कन्वेंशन रखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग एनीवेयर फॉर आइसोलेटेड चार्ज। दो चार्जेस, एक सिस्टम है चार्जेस का, प्लस और नेगेटिव चार्जेस का, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी। तो जो सबसे छोटा सिस्टम जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, या जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर क्लोज इनफ टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, देन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी प्रेजेंटेड लाइक दिस, कि प्लस क्यू चार्ज से ये ओरिजिनेट होंगी और माइनस क्यू चार्ज पर टर्मिनेट होंगी। तो इस तरह से ये सिस्टम की बात हो रही है कि जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की विसिनिटी में होंगे, जहां वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, तो हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है। तो ये जो आधी आधी ड्रॉ करी हमने, इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो यहां से ओरिजिनेट हो रही है और यहां पर टर्मिनेट हो रही है। और अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो अपोजिट चार्जेस के केस में क्या होगा, सॉरी सेम चार्जेस हैं तो सेम चार्ज के केस में क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन को कर्व हो जाएंगी और ये कंटिन्यूस लाइंस हैं, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि दीज आर ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती है कि कोई किसी चार्ज से किसी चार्ज की विसिनिटी को शो करती है कि उसका जो इन्फ्लुएंस है
वो किस डायरेक्शन में है या कितने डिस्टेंस तक है। तो हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई कि ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पर। दूसरी प्रॉपर्टी आ गई कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो नेवर इंटरसेक्ट का कई बार रीजन भी पूछ लेते हैं, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका रीजन क्या देंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल। अगर ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर कितनी डायरेक्शंस होगी, दो डायरेक्शन होगी। तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शंस होने का मतलब है कि इट इज वायलेटिंग दिस बेसिक लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। तो ये बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इसके बाद हम बात करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि दो चार्जेस के बीच में, जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं, दो अपोजिट चार्ज है तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिमिलर चार्ज है तो रिपेल कर रहे हैं। कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट है, कितनी फोर्स के साथ रिपेल कर रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा, कूलम लॉ से। तो कूलम लॉ क्या बोलता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। यह है कूलम्स लॉ, वेयर these Q1 Q2 are the charges, these can be positive negative प्लस माइनस कुछ भी हो। मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसका ये कूलम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो इसकी जो यूनिट है क्या होगी, फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यहां एप्सिलॉन नोट जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी मीडियम से पास करेंगी, वो डिसाइड करता है उसकी वैल्यू, परमिटिविटी। तो हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मीडियम। जिस मीडियम में हम इन दो चार्जेस को स्टडी कर रहे हैं उस मीडियम की प्रॉपर्टी है ये परमिटिविटी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को हम के से नोट करते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल देते हैं। और इसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं, के इज इक्वल टू 9 × 10⁹ और कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और अगर एप्सिलॉन नोट को देखते हैं तो इसको 8.854 × 10⁻12। और अगर फ्री स्पेस में हम देख रहे हैं तो, और इसकी यूनिट क्या आएगी, एप्सिलॉन नोट को अगर यहां ले जाओ तो इसकी रिवर्स हो जाएगी, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। तो ये होगी यूनिट आपकी परमिटिविटी की। तो ये न्यूटन्स कूलम ये है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। 1 कूलम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज is the magnitude of charge when two charges are separated by a distance such that the force between them is 9 × 10⁹ न्यूटन। जब हम दो चार्जेस को इस तरह से सेपरेट किया है हमने, इनको Q1 और Q2 दो चार्जेस है, इनको इस तरह से सेपरेट किया है कि इसके बीच की जो डिस्टेंस, जो इसकी फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो जब इतनी फोर्स दो चार्जेस डेवलप कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, इट मींस जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। तो ये 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन कि 1 कूलम चार्ज हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज दी व्हेन two charges are separated in such a way that the force developed between them is 9 × 10⁹ Newton. It means the value of that charge is 1 coulomb. इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ये तो पॉइंट चार्जेस के केस में हमने कूलम लॉ को स्टडी कर लिया कि अब यहां चार्ज को देख रहे हैं पॉइंट चार्ज, है ना, Q1 Q2 इस तरह से पॉइंट चार्ज। अब कंटिन्यूस चार्ज का मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूस चार्ज का मतलब है कि हम अब चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह नहीं देख रहे हैं। जैसे पहला केस है लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज,
लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या स्टडी कर रहे हैं हम? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला केस है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कि अब चार्ज को हम पॉइंट चार्ज की तरह नहीं देख रहे हैं, एक कॉन्टिन्यूस लाइन है जिसके ऊपर कुछ चार्ज है, तो जिसको हम बोल रहे हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं स्मॉल पार्ट लूं इस लाइन का, जिसको मैं dl लेंथ बोल देता हूं, और इस लेंथ के ऊपर जो चार्ज है उसको dq बोल देता हूं, तो ये जो dq है दैट इज लैम्डा इंटू dl। तो अब जो फोर्स हम किसी चार्ज, इसकी सराउंडिंग में कोई चार्ज है किसी डिस्टेंस पर q, तो ये चार्ज कितनी फोर्स फील करेगा वो कैलकुलेट करने के लिए अब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का ये वाला चार्ज कंसीडर करेंगे। तो फोर्स क्या आएगी उसकी? फोर्स आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl, यहां q इंटू फोर्स क्या होती है? कूलम्स फोर्स q1 इंटू q2 ना। तो q1 तो हमने ये q ले लिया, इस लीनियर जो लेंथ है चार्ज की, इसकी सराउंडिंग में कोई चार्ज q है, तो एक चार्ज तो q आ गया। अब दूसरा चार्ज क्या है? दूसरा चार्ज ये लेंथ है। तो इसके एंटायर इफेक्ट को स्टडी करने के लिए इंटीग्रेशन में अगर हमने यूज करना है, मतलब क्या करते हैं, पहले स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dl। तो स्मॉल एलिमेंट ले लिया इस लेंथ का dl, तो उसका चार्ज dq। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो पूरा इफेक्ट मुझे इसका कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेशन लगा दी हमने लैम्डा इंटू dl। तो ये जो चार्ज है ये किसका चार्ज आ जाएगा? इस पूरी लेंथ का, डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस जो भी है r का स्क्वायर, ठीक है, अलोंग r कैप, जो भी आपने डायरेक्शन कंसीडर करी इसकी, ठीक होगी। तो ये आ गई हमारी, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये भी वैसे ही है कि अब इसमें सिंपल एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज का, अब हम एक सरफेस ले लेते हैं जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस है तो एरिया होगा इसका। तो जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जो चार्ज है वो सिग्मा इंटू ए होगा। तो इसको भी वैसे ही, अगर मुझे इसकी विसिनिटी में, इसकी सराउंडिंग में कोई चार्ज q है जो डिस्टेंस r पर सेपरेटेड है यहां से, इसके ऊपर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो इसको भी कैसे करेंगे हम? सेम ऐसे ही, F इज इक्वल टू Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अब क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू ds अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम मतलब कि जिसका कुछ वॉल्यूम होगा, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगा उसका, कुछ कंटेनिंग कैपेसिटी होगी उसकी ना, मटेरियल कंटेनिंग कैपेसिटी, तभी वॉल्यूम आएगा इसका। तो अब तीसरा केस है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मुझे कैलकुलेट करना है इसका, तो इसको रो से सिंबलाइज किया है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम ऐसे ही, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां भी अगर मुझे कूलम्स लॉ लगाना है, इसकी जो विसिनिटी में कोई चार्ज q है, कितना फोर्स फील करेगा, कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अब यहां से वैसे ही चार्ज कितना आएगा? q इज इक्वल टू रो इंटू v, और स्मॉल चार्ज dq इज इक्वल टू रो इंटू dv।
तो रो डी वी अपॉन आर का स्क्वायर अलोंग डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर होगी बात? अच्छा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? डाइपोल सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a very small distance. Ideally its size is 0. Ideally they are separated by infinitesimally small length, but practically we consider some separation from its center LL, mean total length is 2L. तो इसको बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इट इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बात कर रहे हैं अभी हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दो चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट है। तो पहली बात क्या आ गई? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो जो ये सिस्टम बना हमारा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, इसकी कुछ डाइपोल मूवमेंट होगी। डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम चार्ज इनटू देयर सेपरेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये कुछ बातें हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अब जो एक्सप्रेशन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। एक्सियल लाइन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम एक डाइपोल कंसीडर करते हैं। ए पॉइंट पर माइनस क्यू है सपोज, बी पॉइंट पर प्लस क्यू है, और किसी पॉइंट पी। एक्सियल लाइन मतलब इसकी एक्सियल लाइन, ये लाइन जो है ये क्या इसकी एक्सियल लाइन। तो इस एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पी पर हमें क्या कैलकुलेट करनी है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। और ये डाइपोल क्या है? सेंटर इसका ओ है, ये लेंथ से एल है, ये लेंथ भी एल है, और जो पॉइंट हमने जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ये सेपरेशन सेंटर से मान लो आर है या एक्स मान लेते हैं चलो। और इस तरफ को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज की वजह से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस क्यू की वजह से। तो इसके नजदीक कौन है? प्लस क्यू। तो इसको ई बी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा ना कि नेगेटिव चार्ज की तरफ को टर्मिनेट होगा इलेक्ट्रिक, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज की तरफ को टर्मिनेट होगा। प्लस चार्ज की ओरिएंटेशन इमर्ज होती है, यहां से बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो एट पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ई बी प्लस ई ए होगी। अब ई बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी? ई बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर, मतलब चार्ज प्लस क्यू की वजह से कितनी होगी? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। और आर कितना है यहां पर? सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? सेंटर से नहीं, प्लस क्यू से। तो सेंटर से तो टोटल डिस्टेंस इसका एक्स माना हमने, और ये डिस्टेंस है एल। तो इन टर्म ऑफ एल ये डिस्टेंस कितना आएगा? एक्स माइनस एल। यहां से ये डिस्टेंस कितना आएगा? एक्स माइनस एल, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आ गई ई बी। इसी तरह से ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस चार्ज x। अब ये जो डिस्टेंस है क्या है, यहां से यहां की डिस्टेंस है x प्लस एल का होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, ई नेट इज इक्वल टू, अब ये ई बी प्लस, इसको वन बोल देते हैं, फ्रॉम वन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई बी कितना है हमारा, ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस एल होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। ये आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a का स्क्वायर, इसको माइनस को भी बाहर ही रखते हैं, इसको अंदर सेपरेट कर लेते हैं, एक्स ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइड में क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर ये जो माइनस है, ये ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अब ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, 2lx प्लस 2lx बन गया हमारे पास 4lx। तो अगले स्टेप में आप करेंगे q इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k लिख सकते हैं, तो k इंटू अंदर रह गया हमारे पास 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो k और 2k बाहर रहने दें, और इसको कर ले 2q इंटू q इंटू 2l, तो 2 इंटू 2 4 बन गया, एक x बच गया हमारे पास, इसको बाहर रख देते हैं, और ये बन गया हमारे पास डाइपोल मूवमेंट, q इंटू 2l क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट एट पॉइंट P, जो भी हमने कंसीडर किया। तो ये है आपका Q इंटू 2L, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डाइपोल मूवमेंट P। तो ये आ गया हमारे पास 2kx इंटू P डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर इसमें स्पेशल केस कंसीडर करें कि जैसा हमने बोला कि डाइपोल में जो लेंथ है इसकी सेपरेशन की वो क्या है, वेरी स्मॉल, तो अगर इसका केस ले हम, इफ वी कंसीडर x is very very greater than L, then we will say electric field is equal to 2kxp divided by x raised to power 4। कर सकते ना सम, क्या किया हमने, x is very large than L, तो L को निगलेक्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 2kxp अपॉन x raised to power 4। अब इस x से एक x इसका कट गया, तो x क्यूब रह गया हमारा। तो ये आया हमारा फाइनली रिजल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। कोई डाउट इसमें, सिंपल था। अभी इसका अगला एक्सप्रेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। Should I continue?
अभी इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू सेंटर ओ। इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसके सेंटर से होते पास होती हुई जो लाइन जा रही है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। कोई डाउट? अब इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, तो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो माइनस क्यू की तरफ को ही इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, तो इसको हमने E1 बोल दिया। प्लस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, इसको हमने E2 बोल दिया। और अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इनके क्या होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे। तो जो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मानी हमने, इसके दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा। तो E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया E2 कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया E2 साइन थीटा। और E1 का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया E1 साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया E1 कोस थीटा। डायग्राम क्लियर हो गया? अब करना है हमने इसको कैलकुलेट। तो यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी हमारी वो क्या है, सबका सम अप, चार कंपोनेंट आए, दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दो वर्टिकल कंपोनेंट। तो 4 कंपोनेंट्स हैं, इनको जब हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होंगे, E1 साइन थीटा की डायरेक्शन क्या और E2 साइन थीटा की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, इस तरफ को माइनस है, माइनस E1 cos थीटा माइनस E2 cos थीटा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, तो E नेट इज इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इससे पहले क्योंकि चार्ज क्या है, डाइपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल कंपोनेंट्स होंगे। E1 और E2 क्या होंगे, E1 इज इक्वल टू E2। तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, कट गए। E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा, इसको मैं 2E1 या 2E2, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड या E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी आप कैलकुलेट करें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। कितना आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस कितनी है यहां पर, इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, अगर मैं इसको ले रहा हूं L और इस हाइट को ले रहा हूं X, तो ये हाइट, ये जो आपका डिस्टेंस होगा ये कितना आएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो डिस्टेंस आई वो क्या है, रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो E1 आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ अगर हम कोस थीटा कंपोनेंट भी जोड़ दें तो कोस थीटा कब जोड़ेंगे, जब मैं इसको बोल रहा हूं E नेट, तो E नेट इज ट्वाइस ऑफ E1 कोस थीटा। ये स्टेप मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, अगला स्टेप इसी में ही कर दिया मैंने ना। कंफ्यूज तो नहीं हुए, कंफ्यूज तो नहीं हुआ? क्या किया इसमें हमने,
यहां तक समझ आ गई ना बात। ये ई वन निकालना हमने ना, और ई नेट कितना है, ट्वाइस ऑफ ई वन कोस थीटा। तो ई नेट इज ट्वाइस ऑफ ई वन की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और कोस थीटा। अब कोस थीटा निकालना हो अगर हमने यहां से, तो ये जो एंगल है थीटा किसको बोल रहे हैं हम, ये जो इस पॉइंट पी तक जो डायरेक्शन ले रहे हैं हम, कितने एंगल पर है, ये थीटा पर है, ये थीटा पर है। तो ये जो आया आपका थीटा थीटा, तो कोस थीटा कितना, ये थीटा है। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस कितना है, L, तो कोस थीटा इज इक्वल टू L अपॉन, और हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोस थीटा की इस वैल्यू को हम यहां रख देंगे, जो इसका एक्सप्रेशन आया ना कोस थीटा के लिए, इसको हम यहां रख देते हैं। तो यह जाएगा 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस थीटा आ गया हमारे पास L अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में सेम बेस, कहीं भी सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या होगी, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना। x इंटू एक्स करना है, क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 5। बोलने मतलब क्या है कि सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। यहां सेम बेस क्या है, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है 1, और यहां L स्क्वायर प्लस एक्स की पावर है रूट, का मतलब क्या होता है 1/2। तो ये 2qL अपॉन 4, इसको k ही लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया हमने k। तो सेम बेस पावर ऐड कर दिया, L का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर